Hello students, today we'll start with chapter number 4 of macroeconomics, that is measurement of national income. Okay, now मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम लोग मेजर करनी पड़ेगी हमारी इनकम को. ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस किस तरह की है, ये मेजर करता है. ठीक है, अब उसका जो मेजरमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. ठीक है, जिस तरीके से आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब अपना जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो एक कैरी आउट किया जाता है, मतलब कोई भी तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस जो लिया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ बनाने का, एक चेयर बनाने का, एक टेबल बनाने का, या एक ब्रेड बनाने का, या आपके क्लोथ्स बनाने का, ये सारी जो है ये सब अलग अलग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जब ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है तो उससे फैक्टर इनकम जो है वो पे होते हैं अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज के. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आप फैक्टर इनकम पे करते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट इनकम फ्लो करता है. आई रिपीट कि जो भी, जैसे जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तब हम लोग ने देखा था कि जितने भी जो भी हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके अगेंस्ट फैक्टर ऑफ इनकम जनरेट होता है. मतलब लैंड के अगेंस्ट रेंट जनरेट होता है, लेबर के अगेंस्ट वेजेस जनरेट होते हैं, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट जनरेट होता है, और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट प्रॉफिट जनरेट होता है. तो इस तरीके से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट आपका कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन जो है वो जनरेट किया जाता है. ठीक है, तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपके फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट आपको इनकम जनरेट किया जाता है. मतलब आप जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हो उसके साथ साथ इनकम भी फ्लो करता है. ठीक है, दूसरा क्या है कि जो भी आपके इनकम्स है, जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अगेंस्ट जो इनकम जनरेट होता है वो इनकम वो पैसा आने की वजह से आप आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब खर्चा करते हो. पर वो एक्सपेंडिचर आप कब कर सकते हो? जब आपके पास इनकम आया है, मतलब अगर आपके पास इनकम जनरेट हुआ है तो आप एक्सपेंडिचर करोगे. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. ओके, देखो पॉइंट 1 क्या कहता है. पहले तो देखो नेशनल इनकम हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करता है. ठीक है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम. अब जो पॉइंट 1 है वो ये कहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस में जो भी आउटफ्लो होता है, मतलब जो भी आउटपुट फ्लो होता है, जो भी आउटपुट बनकर निकलता है उसके अगेंस्ट इनकम फ्लो होता है. ठीक है, ये पॉइंट 1 है. पॉइंट 2 कहता है वो इनकम के जनरेट होने की वजह से आप अपने कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करते हो. मतलब जो भी इनकम जनरेट होता है उसके अगेंस्ट आप फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कंजम्पशन कैरी आउट करते हो. ओके, अब मैं रीड करती हूँ, तुम्हें इजीली समझ में आएगा. National income is considered as the most comprehensive measure of the performance of an economy. However, its measurement is an extremely complicated task. When the process of production take place, then the factor income are paid to the factor of production. ठीक है, factor income are paid to factor of production for their factor service. क्यों factor income पे की जाती है? फैक्टर इनकम क्यों पे किया जाता है फैक्टर प्रोडक्शन को? क्योंकि उससे आपको फैक्टर सर्विसेज मिली है. ठीक है, आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके आउटपुट प्रोड्यूस किया है, तो इसीलिए आप उसके अगेंस्ट इनकम पे आपको इनकम जनरेट होगा. इट मीन्स देयर इज इनकम फ्लो करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट फ्लो. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. आई विल रिपीट इट अगेन. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो. इसी वजह से उसके अगेंस्ट आपको कुछ पे करना पड़ेगा जो हमारे लिए इनकम जनरेट कर देता है. ठीक है, जो हमारे लिए इनकम की तरह काम करता है. नाउ
वो जो भी इनकम की तरह हमारे लिए काम कर रहा है, जो इनकम फ्लो है वो करस्पॉन्ड करता है, जो भी इनकम फ्लो है वो किसका करस्पॉन्डेंस है, आउटपुट फ्लो का, ठीक है। वो आउटपुट फ्लो की वजह से आपको इनकम जनरेट होता है। Now factors of production spend their income on purchase of goods and services by making consumption expenditure. सॉरी, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आप अपनी इनकम स्पेंड करते हो गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट, ठीक है, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप वो इनकम जो जनरेट होती है उससे आप एक्सपेंडिचर करते हो। आप एक्सपेंडिचर कब कर सकते हो, जब आपके पास इनकम अवेलेबल है तब, ठीक है। Thus producing given rise to income. Income results in expenditure which in turns generate income again. I'll repeat it again. प्रोडक्शन की वजह से इनकम होता है, मतलब आप प्रोड्यूस करते हो इसी वजह से इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब वो इनकम से एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो, उस इनकम से आप एक्सपेंडिचर जनरेट कर पा रहे हो, विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन, जिसकी वजह से वापस से इनकम जनरेट होता है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब 3 तरीके की मेथड्स है, एक है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरी है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। जब भी ये जो अलग अलग मेथड्स है वो अलग अलग फेजेस को कवर करती है, ठीक है। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 3 फेजेस है। कौन से 3 फेजेस है, एक है प्रोडक्शन, दूसरा इनकम और तीसरा एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, 3 फेजेस है, प्रोड्यूस करना, उससे इनकम जनरेट होना और वो इनकम से एक्सपेंडिचर करना। देखो इनकम कब जनरेट हो रहा है, जब कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है, जब कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है तब इनकम जनरेट हो रहा है। उस इनकम, उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट आपको इनकम मिल रहा है और उस इनकम की हेल्प से आप एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो। I hope it is very much clear to you all why it is said in the 3 phase, why it is said that they are calculated into 3 phases, क्योंकि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो प्रोडक्शन की वजह से इनकम जनरेट हो रहा है और जो भी इनकम प्रोड्यूस हुआ, जो भी इनकम आया उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंडिचर करोगे, क्योंकि अगर इनकम होगा तो आप एक्सपेंडिचर कर पाओगे ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है। वो सोर्स ऑफ इनकम कब होगा, जब प्रोडक्शन हो रहा है, जब मेरे काम की ज़रूरत हो रही है, समझ में आया। जैसे सपोज़ करें कि बहुत बार ऐसा वक्त होता है अपने से बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, मतलब लेबर की ज़रूरत नहीं है। लेबर की ज़रूरत नहीं है तो आपको वेजेस नहीं मिलेंगे, आपको वेजेस नहीं मिल रहे हैं मतलब आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही, और आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही मतलब आपके जो खर्चे है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए आपके पास पैसे हैं नहीं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ द वेरी फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू लर्न इज़ वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। मतलब जब भी एक रॉ मटेरियल एक फाइनल गुड बनने जा रहा होता है, कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो फाइनल गुड्स जब बनता जा रहा होता है तब वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है और हर फेज़ ऑफ प्रोडक्शन में एक वैल्यू ऐड हो जाती है, मतलब हर जगह पर एक वैल्यू ऐड होती जाती है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मिल्क जो है वो रॉ मटेरियल है। अब वो मिल्क से जब आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो चीज़ प्रोड्यूस, जो चीज़ जैसे मिल्क का वैल्यू सपोज़ करें कि 80 रुपीज़ पर लीटर है, पर लीटर इज़ 80 रुपीज़। अब जब आप उसका चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो 80 रुपीज़ का जो दूध है उसका वैल्यू जो है, तो जब हम चीज़ खरीद रहे हैं तो दैट बिकेम 120। तो 120 तो 120 माइनस 80 दैट इज़ 40। तो वहाँ पर जो 40 रुपीज़ है वो हमारे लिए उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है कि भाई रॉ मटेरियल में जो हमारा जो दूध है उसके अंदर उसकी वैल्यू ऐड होने पर, उससे फिनिश गुड बनाने पर उसके अंदर वैल्यू ऐड की गई है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। एक और चीज़ समझते हैं हम इसमें कि हर प्रोड्यूसिंग यूनिट जब प्रोडक्शन प्रोसेस में पास कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता जा रहा है।
ठीक है। तो अलग अलग फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा वैल्यू उसका ऐड होता जा रहा है, और वो वैल्यू ऐड, वो जो कंट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है और जिसके अंदर उसका वैल्यू ऐड होता जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका इनकम बढ़ता जा रहा है। हर इंडिविजुअल एंटरप्राइज जो है उनके वो कुछ प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर देते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लायक बना देते हैं। तो इसीलिए जब वो परचेज़ किया जाता है, जब हम उसे परचेज़ करते हैं एज अ इंटरमीडिएट गुड, वो इंटरमीडिएट गुड को आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। समझ में आया? कोई भी इंटरमीडिएट गुड में आप वैल्यू ऐड करके उसे फिनिश गुड बनाने की कोशिश करते हो। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। किसी भी इंटरमीडिएट गुड में आप वैल्यू ऐड करके उसे एक फिनिश गुड्स बनाने की, उसे एक फिनिश गुड बनाने की कोशिश करते हो। देन हर इंडिविजुअल या हर एक फर्म जो है जब उसे ऐड कर देता है तो उससे आता है हमारी नेशनल इनकम का वैल्यू। अब हम रीड करते हैं, दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। अलग अलग जो फेजेस है प्रोडक्शन के वो मेजर करता है। आई रिपीट, अलग अलग जो फेजेस है प्रोडक्शन के उसके अंदर वो उसकी वैल्यू ऐड होती जा रही है, तो उसके बारे में ये पढ़ता है। इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, कि जो प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल्स हैं वहाँ पे उसके अंदर वैल्यू ऐड होती जा रही है। फर्स्ट पॉइंट सेज एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एट सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट। हर एक एंटरप्राइज उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट में, विच इट परचेज फ्रॉम सम अदर फर्म एज अ इंटरमीडिएट गुड। सीधी सरल भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम किसी से इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ख़रीदते हैं और जब उसे यूज़ करने के काबिल बना देते हैं, जब उसे इस्तेमाल करने के काबिल बना देते हैं, तो उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है। ओके, तो जब आप एक इंटरमीडिएट गुड में उसे इस गुड की तरह कन्वर्ट करते हो कि उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाए, वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सिंपल वर्ड्स में वहाँ पे लिख दो कि whenever an intermediate good is being purchased and it is converted into consumable form, some value get added into it. Okay, I hope I'm making sense to you people. Now the second point says when value added by each and every individual firm is summed up. मतलब जो भी वैल्यू हर एक इंडिविजुअल जो ऐड करता जा रहा है, जब हम उसका एडिशन ले लेते हैं, जब हम उसका समेशन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ओके, अब देखो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड? इससे पहले यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कम्युनिटी सर्विस मेथड। ये अलग अलग नाम है। एग्जाम में अगर प्रोडक्ट मेथड पूछ लिया, या इन्वेंट्री मेथड पूछ लिया, या नेट आउटपुट मेथड पूछ लिया, या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड पूछ लिया, या कम्युनिटी सर्विस मेथड पूछ लिया, तो ऐसा ना कहना कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उसका मतलब वो लोग वैल्यू एडेड मेथड ही पूछ रहे हैं। वरना फिर आप बोलोगे हमें तो पढ़ा ही नहीं, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड जैसा तो हमें कुछ जिक्र ही नहीं किया मैम ने। पर वैल्यू एडेड मेथड को ही इन अलग अलग नामों से पहचाना जा सकता है। ओके, नाउ कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड पढ़ने से पहले अगर आप ये देखो, फ्लोर एज एन इनपुट अगर आपको नज़र आता हो इन गिवन एग्जाम्पल में, कैन यू सी ओवर हियर? सो लुक, फ्लोर इज एन इनपुट। तो फ्लोर क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड हो जाता है क्योंकि वो इनपुट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू ऑफ ₹500। फ्लोर का वैल्यू कितना है? 500।
ठीक है, मतलब बेसिकली कोई भी फ्लावर जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो फ्लावर का वैल्यू जो है वो 500 है। ओके, अब वो फ्लावर को इससे जब हम वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारा इंटरमीडिएट गुड का वो 500 है। अब उस फ्लावर से जब हम लोग ब्रेड बना रहे हैं, उस फ्लावर से जब हम लोग ब्रेड बना रहे हैं तो वो ब्रेड का वैल्यू 700 है। आपने क्या इस्तेमाल किया है? फ्लावर यूज़ किया है। अब वही फ्लावर का जब आप ब्रेड बना रहे हो तो वो ब्रेड आप 700 में बेच रहे हो, तो 700 माइनस 500 इज़ 200। तो 200 रुपये का इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू ऐड किया गया है। समझ में आया? मतलब फ्लावर में कितना वैल्यू एडिशन किया गया? 200 का। इसीलिए जो फाइनल गुड जो हमारा ब्रेड बना है वो 700 का बना। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। आई रिपीट इट अगेन, वापस से समझा रही हूँ। जब एक फ्लावर का वैल्यू कितना है? 500 रुपीज़। अब वो फ्लावर से जब ब्रेड बनाया तो ब्रेड का जो पैसा था वो 700 रुपये। मतलब जब आप ब्रेड ख़रीदने जा रहे हो, जो ब्रेड फ्लावर से ही बनी है, जब आप वो ख़रीदने जा रहे हो तो आप उसके लिए 700 पे कर रहे हो। क्यों? क्या आप वो फ्लावर को कच्चा खा सकते हो? नहीं, उसे पकाया गया, उसे ब्रेड के फॉर्म में, उसे कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और फिर आप उसको 700 पे कर रहे हो। मतलब जब आप कच्चा फ्लावर खरीद रहे हो तो आपको 500 में ही मिल रहा है, पर जब आप उसे कंज्यूमेबल फॉर्म में ख़रीद रहे हो, जब आपको इस तरीके से खरीद रहे हो कि आप उसे कंज्यूम कर सको, तो वो 500 का जो है वो बन गया 700। तो जो 200 रुपये है वो हमारे गुड में, मतलब हमारे फ्लावर में वैल्यू एडिशन है। समझ में आ रहा है? अब पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। मतलब आपके इंटरमीडिएट गुड को जो भी वैल्यू ऐड किया गया है, आपके रॉ मटेरियल में जो भी वैल्यू ऐड किया गया है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल क्या था? फ्लावर। तो फ्लावर में जो वैल्यू ऐड किया गया, जो भी वैल्यू ऐड कर उसको ब्रेड बनाया गया, तो वो हो जाता है हमारा वैल्यू एडेड। इसीलिए उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बन रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसमें 500 वैल्यू ऑफ आउटपुट है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है? नाम देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो आउटपुट, जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका वैल्यू, तो आप क्या लोगे? 700। अब वो जो 500 है फ्लावर का वैल्यू, वो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जब अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहे हो, जब आप फ्लावर खरीद रहे हो, तो उसका वैल्यू 500 है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। जब भी आपको वैल्यू एडेड फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसका और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो यू विल गेट वैल्यू एडेड। ओके, difference between value of output and intermediate consumption is known as value added. I hope it is very much clear to you all. Now you can see the fourth point in the given example. जो टॉपिक आपका दिया हुआ है इन द गिवन एग्जाम्पल, उसका फोर्थ पॉइंट आप देखो। वैल्यू एडेड बाई ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जो भी वैल्यू ऐड किया जा रहा है, मतलब हर एंटरप्राइज जो भी वैल्यू उसमें एडिशन कर रहा है, जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है, वो मार्केट प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप उसको बोलते हो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इट मीन्स वैल्यू एडेड बाई बेकर ₹200 कैन बी टर्म्ड ईदर एज वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आप उसको वैल्यू एडेड बाय बेकर भी बोल सकते हो और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी
कह सकते हो। मतलब जो हमारे 200 रुपीज़ है वो वैल्यू एडेड तो है, पर आप उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हो। अब हमारा जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, मतलब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, वो हमेशा इक्वल होता है टू द समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब हमारा जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है, मतलब जितना जो टोटल हम करते हैं, जितना जो भी हम लोग टोटल करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, वो आपके जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमेशा इक्वल होता है। आई रिपीट, आपका जो टोटल होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मार्केट प्राइस जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, एक साल के अंदर उसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। देखो, ये कैसे पॉसिबल है कि आपका GVA मतलब आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमेशा इक्वल होता है। अगर आपको याद हो कि जीडीपी क्या होता है, तो वो क्या होता है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, वो होता है जीडीपी। आई रिपीट, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं जीडीपी। Goods and services produced, all goods and services produced in one financial year is known as GDP। ठीक है, तो इसीलिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कोर्स तो जीडीपी होता है। तो वही आपका टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज है आप उनकी जो फाइनल प्राइस है वो ले रहे हो, तो जब हम उसका टोटल करते हैं तो वो आपके जीडीपी एट मार्केट प्राइस से इक्वल होता है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन, दो तरीके के कंजम्पशन होते हैं। एक कंजम्पशन होता है एक इंटरमीडिएट और दूसरा होता है फाइनल कंजम्पशन। देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कब होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन तब होता है जब आप एक्सपेंडिचर, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट से, जो आप रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो या फिर आप उसको और उसको प्रोड्यूस करने वाले हो, मतलब उसमें वैल्यू ऐड करने वाले हो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या होता है कि जब आप इस चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हो, और वो खर्चा इसीलिए कर रहे हो, आप उसके ऊपर एक्सपेंडिचर इसीलिए कर रहे हो कि आप उसे वापस से रीसेल करोगे, आप उसको वापस से रीसोल्ड करोगे, आप उसको वापस से बेचने वाले हो, या तो फिर बेचने की जगह मैं आपसे कहूँ कि आप उससे आप उसको फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने वाले हो, तो वो हो जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जबकि फाइनल कंजम्पशन क्या हो रहा है कि आप फाइनली उसे कंज्यूम कर रहे हो, आपका रीसेल का या उसको फर्दर प्रोडक्शन का कोई इरादा है नहीं, तो वो हो जाता है फाइनल कंजम्पशन। जिससे जो फ्लावर है, तो अगर फ्लावर आप अपने घर के लिए रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फाइनल कंजम्पशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो हो जाता है फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, लेकिन वही फ्लावर से अगर आप रेस्टोरेंट में रोटी बना रहे हो, आप रेस्टोरेंट में रोटी बना के उसको बेच रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि आपका जो इरादा है वो रीसेल का है, उसको उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसको रीसेल करने का है, तो वो हो जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पर अगर आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आप उसको रीसेल करो, या तो आप उसको किसी भी तरह से वापस से उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसकी वो और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वो हो जाता है फाइनल कंजम्पशन। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। आई विल रीड इट फॉर यू। Intermediate consumption refers to the expenditure incurred by the production unit on purchasing those goods and services
I repeat, purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale, or for using up completely during the same year. In the given example, expenditure on flour is intermediate consumption. Final consumption refers to the expenditure on goods and services meant for final consumption investment. In the given example, expenditure on bread is a final consumption. Yes, expenditure on bread is a final consumption, because you are not reproducing it और you are not reselling it. आप ना ही उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हो और ना ही आपको उसे रीसेल करना है. जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्शन यूनिट से या तो रीसेल पर्पस से खरीदते हो या रिप्रोड्यूस करने के पर्पस से खरीदते हो तो वो बन जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. लेकिन आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप उसको रिप्रोड्यूस करो या रीसेल करो, तो वो आपका हो जाता है फाइनल कंजम्पशन. I hope it is very much clear to you all. Now we have imports are not separately included. अच्छा, जो भी imports होते हैं आप उससे separately include नहीं करते. मैं आपको इसकी थ्योरी समझाने से पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ जो आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है. कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आपको दिया हुआ है, आप वो देखें तो उसमें देखें कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 1200 दिया हुआ है और इम्पोर्ट्स 300 दिया हुआ है. आई रिपीट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 1200 दिया हुआ है और इम्पोर्ट्स 300 दिया हुआ है. अब यहाँ पे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसमें इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आई रिपीट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आई रिपीट, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस में इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आप केस 2 देखें, वहाँ पे आप देखें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म से कितने में ख़रीदा है? 500 रुपये, और इम्पोर्ट के 100 रुपये लगे हैं अलग से. आई रिपीट, डोमेस्टिक फर्म से रॉ मटेरियल के फॉर्म में 500 रुपये में ख़रीदा है और इम्पोर्ट्स जो है वो 100 रुपये के. तो आपका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 500 प्लस 100 दैट इज़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन एडिशन विद इम्पोर्ट्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म. ठीक है, जब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है मतलब आपको पूरा वैल्यू दे दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंज्यूम करने का. ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंपोर्ट अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर हम लोग को इस तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो आपको रॉ मटेरियल के अंदर आपको जो भी कंजम्पशन कॉस्ट है उसमें इंपोर्ट्स ऐड करना ही पड़ेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 1000, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 1000. उसका इंपोर्ट क्या है? 200. आई रिपीट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 1000. इंपोर्ट क्या है? 200. अब अगर ऐसा लिखा होता है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म तो हम 200 ऐड करके उसको 1200 बनाते हैं. पर यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करने का बोला हुआ है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 1000. इसका मतलब ये होता है कि इंपोर्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. समझ में आया? अब समझो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखना है तो जब हम लोग को ऐसा दिया है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है. आई रिपीट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली. I repeat, imports are not included separately as imports are already included in the value of intermediate consumption. I repeat, जब value of intermediate consumption is given then imports are not included. तो import include नहीं करते. उसका रीज़न ये होता है as imports are already included in value of intermediate consumption.
क्योंकि इन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इम्पोर्ट्स एडेड होता है, ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आई रिपीट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इम्पोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आई रिपीट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इम्पोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि आप जो वैल्यू पे कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड का वो फाइनल वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब उसमें इम्पोर्ट जो है वो इंक्लूडेड है। पर जब आप उसको डोमेस्टिक परचेज बताते हो, आई रिपीट, जब भी आप उसका डोमेस्टिक परचेज बताते हो तो इसका मतलब ये होता है कि इम्पोर्ट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक परचेज में आपको इम्पोर्ट इंक्लूड करना पड़ता है, जबकि अगर वो इस तरीके से अगर डोमेस्टिक नहीं दिया हुआ है और सीधा फाइनल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इम्पोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू विथ वैल्यू ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे जस्ट गो थ्रू दिस till case 3 on page number 4.3 case 3 तक पूरा वापस से पढ़ लेना। Rest if you have any doubt we'll discuss in our live interactive session. Thank you so much. Have a good day.